गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग रिवीजन में थे। सिलेबस पूरा करने के बाद हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हम लोग सेकंड चैप्टर में थे। हमने नदियों तथा मैदानों के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम लोग पठारी भागों में थे। पठारी भागों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पठारी भागों के बारे में आपने देखा वो उबड़ खाबड़ जो जगह है और जो पठार के रूप में हमारे देश में विद्यमान है उसको हम लोग पठारी भागों में शामिल कर सकते हैं। इसको हम लोग अनेक भागों में डिवीजन करेंगे इसकी। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग आज ले रहे हैं। इसकी हम लोग स्थिति तथा विस्तार के बारे में देखें तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित पठारी प्रदेश तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और घिरा होने के कारण ही यह प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यह एक कटा फुटा त्रिकोणीय आकार में है जिसका आधार दिल्ली एवं राजमहल की पहाड़ियों से के बीच में है। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमिम की जो फसलें हैं वो पहाड़ियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में ये अगर हम लोग देखें तो इसमें शिलांग का एरिया है तो उस एरिया को इसमें शामिल कर सकते हैं हम लोग। तथा करबी एगलांग के पठार भी इस भूखंड में शामिल हैं। पठार की ऊंचाई और ढाल के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठते हुए मैदान की ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर के करीब है। इसकी जो औसत ऊंचाई है उस साइड में इसकी हम लोग देखें तो 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। समांतर इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये ढाल के रूप में हम लोग देखें, ढलान देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर है और जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा को देखते हुए पता लगता है। जो नदियों की दिशा है वो इसके ढलान की तरफ होती है तो इसके जो प्रमाण है इसको हम लोग देख सकते हैं। पठार की प्राचीनतम जो एंशिएंट व्यू के बारे में हम लोग देखें तो यह पठार विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों से बना हुआ एक भूभाग है। करोड़ों वर्षों से हो रहे अपक्षय का मतलब समझते जो भूमि का कटाव है और अपवाह की क्रियाओं निरंतर इसमें जो पठार है इसमें कटाव होता रहता है। इस पर क्षैतिज हलचलों तो कम हुई हैं किंतु भ्रंश और विभंजन वगैरह जो चीज़ें हैं इसमें होती रही हैं। यहाँ भ्रंश की बात देखें हम लोग तो इसका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बार बार भूकंपीय हलचलें आती हैं। इन प्रादेशिक विभिन्नताओं के कारण ये प्रादेशिक पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। ये जो उबड़ खाबड़ वगैरह है इन्हीं भ्रंश की वजह से इसमें ये सब चित्रण किया गया है। अगर हम पहाड़ियों और पठारों नदियों का संग्रह इसमें देखें तो इस पठार में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अनेक जो बड़ी नदियाँ हैं इस पठार में आती हैं जिनकी घाटियों से यह कटकर अनेक छोटे छोटे पठारों, द्रोणी और पहाड़ियों में विभक्त हो चुका है। ये बटा हुआ है। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में चंबल, भिंड, मुरैना जैसे खंड भी इसी में आते हैं। मुरैना आपने सुना होगा जो डाकुओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है तो वो क्षेत्र इसमें आते हैं। पठार के भू आकृति लक्षण के बारे में हम लोग देखें तो इस भूखंड पर पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ लक्षण टाट, भ्रंश पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत सकंद, नगन चट्टानें वगैरह इसके अंदर काफ़ी स्ट्रक्चर है, इसको शामिल किया गया है। अगर प्रायद्वीपीय पठार को हम भौतिक भागों में डिवाइड करें तो इसको तीन भागों में मेनली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है इसका पहला भाग है वो दक्षिण का पठार है। ताप्ती नदी के दक्षिण में यह एक त्रिभुजाकार में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व अधिकांश भाग इन्हीं के शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, विंध्याचल, उत्तर में मेघालय और महादेव की पहाड़ियाँ वगैरह इसमें शामिल हैं। इस पठार की रचना लावा से बनकर हुआ है। लावा जो ज्वालामुखी से निकलता है उसके निकलने से यहाँ पर बना हुआ है। इस क्षेत्र में लावा की अधिकतम गहराई 2134 मीटर आंकी गई है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर के करीब है परंतु दक्षिण में यह केवल 100 मीटर तक ऊंचाई ही पाया गया है। यह पठार पश्चिम से पूर्व की ओर झुका हुआ है। इस पठार की रवेदार चट्टानों खनिज संपदा के लिए काफ़ी मशहूर हैं। इसमें काफ़ी खनिज पाए जाते हैं।
अगर पश्चिमी घाट इसका दूसरा, इसमें जो चट्टानें खड़ी संपदा है, इस पश्चिमी घाट में हम इसको देखें, पश्चिमी घाट में स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में तमिलनाडु और नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। ये सब इस एरिया के जो पार्ट्स हैं इनको काफ़ी मशहूर हैं, ये पाई जाती हैं। ये घाट अरब सागर की ओर सीढ़ीनुमा ढाल वाले तथा पूर्व की ओर मंद ढाल वाले होते हैं। सामान्यतः ये घाट 50 किलोमीटर से भी कम चौड़े हैं, किंतु दक्षिण की ओर चौड़ाई बढ़कर ये 65 से 80 किलोमीटर करीब हो जाती है। इस घाट की औसत ऊंचाई हम लोग देखें तो 1000 से 1300 मीटर के करीब है। उत्तर में दक्षिण की ओर फैली हुई इस दुर्गम जो श्रेणी है, इनको दर्रों को पार करके किया जा सकता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इन दर्रों का नाम हम लोग देखें तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा वगैरह, ये सब चीज़ें इसकी मशहूर हैं यहाँ पर, जो कि इस घाट को निर्धारित करती हैं। हम लोग दादा बेटा जिसकी ऊंचाई 2670 मीटर है नामक शिखर नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंचा शिखर है इसमें, और ये सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण के पाल घाट के आगे इनामलाई, अन्नामलाई और पलनी की पहाड़ियाँ इसमें मेन फीचर्स है इस एरिया में। यहाँ की अन्नामुडी चोटी है 2695 मीटर ऊंची है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इनामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं वो इलायची की पैदावार के लिए काफ़ी फेमस है। इस घाट में इलायची की पहाड़ियाँ को भी इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ काफ़ी इलायची पैदा की जाती है, इसलिए इलायची के नाम से इसके ऊपर पड़ा हुआ है। हम लोग अगर पूर्वी घाट को देखें तो दक्कन के पठार के पूर्व में स्थित होने के कारण इस पर्वत श्रेणी को पूर्वी घाट कहते हैं। पठार के उत्तर पूर्व में उड़ीसा की महानदी घाटी, दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ तथा बंगाल की खाड़ी के समांतर इस श्रेणी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के करीब है। ये घाट उड़ीसा में 200 किलोमीटर व दक्षिण में 100 किलोमीटर चौड़े हैं। इस घाट की पश्चिमी से ये घाट पश्चिमी उससे ये भिन्न है। इन घाटों की औसत ऊंचाई 760 मीटर के करीब है, कहीं कहीं ये 1510 मीटर ऊंचे भी पाए गए हैं। अगर हम लोग गोदावरी से नीलगिरी की पहाड़ियों की पूर्वी घाट अनेक अवशिष्ट पहाड़ियाँ के रूप में हम लोग देखें तो नेलामलाई, जावदी, पालकोंडा, वेलिंगकोंडा, पंचमलाई, सेवराय वगैरह इसके मेन फीचर्स है वहाँ पर उस एरिया में। इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो 1051 मीटर ऊंची है। अपने पूरे सारे प्रसार में पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट की अपेक्षा समुद्र तट से अधिक दूरी पर है ये, और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते जुलते हैं। दक्षिण के पठार के दो महत्वपूर्ण पठार, महाराष्ट्र का पठार और कर्नाटक का पठार फेमस है, जो इनके नाम से जाने जाते हैं। अगर इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखें तो मध्यवर्ती भूभाग है, इसमें मालवा का पठार भी कहा जाता है। इसके पश्चिमी विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और सतपुड़ा तल से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले जो उच्छिष्ट पठार है की श्रेणी से बना हुआ है, और यह दक्षिण के पठारों की उत्तरी सीमा को बनाता है। जो दक्षिण के पठार उसकी उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। अगर हम लोग कठोर और ग्रेनाइट सेल का बना हुआ इन पठारों के बारे में देखें तो इस प्रदेश में बहने वाली नदियाँ जैसे बेतवा, चंबल उत्तर पूर्व में यमुना में जाकर गिर जाती है। दक्षिण के पठार के कारण यह प्रदेश उबड़ खाबड़ हो गया है। यहाँ पर अनेक बीहड़ खंड पाए जाते हैं। ऐसे बीहड़ खंड बुंदेलखंड व बघेलखंड में पाए गए हैं। मध्यवर्ती भागों के पठारों के बारे में और पहाड़ियों के बारे में हम लोग देखें तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं इसमें, जहाँ पर लगभग ऊंचाई 800 किलोमीटर की लंबाई में करीब है। ये राजस्थान में होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। इस प्राचीनतम जो पर्वतीय क्रम श्रृंखला पर हम लोग देखें तो ये कैम्ब्रियन युग में आंका गया है कि उस टाइम ये पहाड़ियाँ बनी थी। लाखों वर्षों के अपतन के बाद अरावली का अवशिष्ट पर्वत जो अभी है ये बच गया है। अरावली श्रेणी समुद्र तल से 800 मीटर ऊंची है। इसकी अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, वहाँ पर पाई जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को हम लोग देखें, इसी जो पार्ट में है, यह मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्याचल और इसकी श्रेणी का भाड़नेर, कैमूर और
पारसनाथ गुजरात में खंभात की खाड़ी से पूर्व की ओर बिहार के सासाराम तथा दक्षिण में गंगा की घाटी के बीच में एक दीवार के रूप में काम करता है। तो ये बिहार का एरिया, जो झारखंड का एरिया, उस साइड में ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं। इसमें सतपुड़ा जो पर्वतमाला वो भी आती है। यह लगभग 900 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच में राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होकर उत्तर पूर्वी की दिशा में महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में अमरकंटक तक फैली हुई है। इसमें कुछ भाग बुंदेलखंड का पठारी भाग भी है। यह पठार मालवा के पूर्व में तथा यमुना नदी के दक्षिण की ओर विंध्य कारागार के पास स्थित है। चंबल वाला नदियों ने बड़े आकार में यहाँ बीहड़ बना रखे हैं। इसके अंदर छोटा नागपुर का भी कुछ पठार आता है, जो सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है, जो दक्षिण बिहार में गया, झारखंड के हजारीबाग, रांची जिलों में स्थित है। दामोदर नदी इस पठार के मध्य में एक भ्रंश होकर गुजरती है। इस घाटी के उत्तर में छोटी छोटी पठार व पहाड़ियों के समूह मिलते हैं। इसमें हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार तथा राजमहल, पारसनाथ वगैरह की पहाड़ियाँ इसमें मेनली पाई जाती हैं। जो तीसरा पार्ट हम लोग देखें, जो पठारी भाग का देखें, तो इसमें उत्तर पूर्वी पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों के पूर्व की ओर राजमहल की पहाड़ियों पर परे विस्तृत है, इससे थोड़ा दूर पाया जाता है। और उत्तर पूर्व के शिलांग का पठार मेघालय का पठार बनाती है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय भारत के प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच में भ्रंश घाटी बनने से मेघालय और कार्बी एलांग पठार अलग अलग हो गए थे। बाद में ये नदी द्वारा जमाव किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। काप इस निम्न मैदान का भ्रंश की घाटी में गारो राजमहल खंड कहते हैं। इस पठारी प्रदेश में बसने वाले जनजातियों के आधार पर मेघालय पठार को 3 भागों में हम लोग इसमें जो जनजातियां पाई जाती हैं, इनके कारण इनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पश्चिम में गारो की पहाड़ियाँ, पूर्व भाग में मिकीर पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग में खासी की पहाड़ियाँ, जयंती की पहाड़ियाँ तथा असम की कार्बी एलांग की पहाड़ियाँ भी इसी प्रायद्वीपीय पठार में शामिल हैं। यहाँ की चोटियाँ 1300 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पठार का उत्तरी भाग तीव्र ढाल वाला है तथा दक्षिणी भाग मंद ढाल वाला है। यहाँ सुरमा तथा मेघना घाटियाँ जो हैं वो प्रसिद्ध घाटियाँ पाई जाती हैं। इस पठार की अधिकतम जो वर्षा वाली जो हम लोग एरिया देखें, तो पश्चिमी मानसून से होती है इसमें अधिकतर वर्षा। परिणाम स्वरूप बहिकाओं, सरिताओं और नदियों ने इसे बुरी तरह अपरदित किया हुआ है। चिरापुंजी एक नग्न चट्टानी धरातल है, जहाँ वनस्पति लगभग न के बराबर हो। चिरापुंजी का जो ज़्यादा बरसात वाला एरिया है, इसी एरिया में पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार की स्थिति में हम लोग देखें तो मेघालय का पठार कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिजों के लिए मेन है। ये था आपका पठारी भाग है, जिसको हमने आज डिस्कस किया है। कल हम लोग भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदानों के बारे में डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लोग सेफ रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।